क्वेश्चन नंबर 1, करा स्टेट यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बताइए। तो जैसे देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या था, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, और यहाँ पे कंडीशन होता था कि रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। इसमें a और b क्या होता है, a और b जो था वो पॉजिटिव इंटीजर था, लेकिन q और r जो होता है वो होल नंबर होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि a और b पॉजिटिव इंटीजर होता है और q और r होल नंबर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले नोट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर, देयर एग्जिस्ट टू होल नंबर q एंड r। a और b जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है और q और r जो होता है वो होल नंबर होता है। और इस प्रकार होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। इस तरीके से आपको लिख देना है। और यहाँ पे कंडीशन को भी लिख दीजिएगा कि रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। रिमाइंडर का जो वैल्यू होगा वो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे करा स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में बताइए कि ये क्या होता है। तो देखिए इसमें होता क्या है ना कि आप प्रत्येक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे किसी भी कंपोजिट नंबर ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 10 और इसको प्राइम फैक्टर निकालेगा तो 2 इंटू 5 आएगा। तो आप 10 को प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं 2 इंटू 5। जैसे कोई भी प्राइम ये कंपोजिट नंबर ले लीजिए, जैसे 12 ले लीजिए, तो इसका प्राइम फैक्टर निकालेगा तो 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। तो यहाँ पे 12 को आप 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो आप किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट को लिखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एवरी कंपोजिट नंबर इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एट द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। यानी प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। यूनिकली का मतलब हुआ ना कि अगर किसी भी कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस किए तो उसको और दूसरे तरीका से आप नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर आप 4 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखिएगा तो 2 इंटू 2 लिखिएगा, कि आप 4 को और आप दूसरे तरीका से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। सिर्फ 4 को आप 2 इंटू 2 ही लिख सकते हैं और इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। जैसे 12 को ही आप लिखिएगा तो 12 को क्या लिखिएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसका एक तरीका हुआ 12 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखने का। क्या इसका कोई दूसरा तरीका भी है? तो बिल्कुल भी नहीं। और इसको क्या लिख सकते हैं, जब भी लिखिएगा तो यही लिखिएगा। तो इसी का मतलब होता है यूनिकली, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका से। क्वेश्चन नंबर 3, करा राइट 98 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। 98 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले 98 का प्राइम फैक्टर निकालिए, तो 2 से लगाइए 49, फिर 7 से लगाइए 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 98 इक्वल टू 2 इंटू 7 2 बार आया है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे कह रहा राइट द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 का एक्सपोनेंट लिखिए। एक्सपोनेंट का मतलब पावर होता है, आप हमेशा रखिएगा एक्सपोनेंट का मतलब पावर। तो सबसे पहले 144 का प्राइम फैक्टर निकालिए। तो यहाँ पे देखिए 2 से लगाइए तो 72, फिर 2 से लगाइए तो 36, फिर 2 से लगाइए तो 18, फिर 2 से लगाइएगा तो 9 और फिर 3 से लगाइएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 144 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 पे पावर 4, क्योंकि 2 आया है देखिए 4 बार और 3 आया है 2 बार, तो ये हो जाएगा 3 पे पावर 2। तो यहाँ पे हमसे बोला था एक्सपोनेंट ऑफ 2, यहाँ पे लिख लीजिए एक्सपोनेंट ऑफ 2। तो यहाँ पे देखिए 2 का एक्सपोनेंट कितना है, मतलब 2 का पावर, तो 2 का पावर 4 ही है ना। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑफ 2 हो जाएगा 4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे कह रहा राइट द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 98। 98 के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम फैक्टर के एक्सपोनेंट का सम बताइए। 98 का जो प्राइम फैक्टर निकालेगा तो उसके प्राइम फैक्टर का जो पावर होगा उसका सम क्या होगा। तो सबसे पहले आप 98 का प्राइम फैक्टर निकालिए। तो यहाँ से लगाइए 2 से 49, फिर लगाइए 7 से 7, इतना ही होगा ना। तो यहाँ पे 98 को आप एक्सप्रेस करिएगा तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 1 और 7 पे पावर 2। 2 आया है एक बार, 7 आया है 2 बार, तो 2 पे पावर 1 और 7 पे पावर 2। हमसे बोला था सम ऑफ एक्सपोनेंट, यही पूछा था ना हमसे, सम ऑफ एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे देखिएगा एक्सपोनेंट का मतलब पावर। तो यहाँ पे 2 पे पावर 1 है तो 1 और 7 पे पावर 2 है तो यहाँ पे 2 को लाइए, दोनों को ऐड कर दीजिए उसके पावर को। तो यहाँ पे ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 3।
क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कह रहा है इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर n इज 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2 इंटू 7। एक नेचुरल नंबर n है और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखा है इतना, तो बोला कि राइट द नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव जीरोज इन n। तो इस नेचुरल नंबर n में कुल कितना जीरो आएगा, जैसे इसको आप सोल्व करिएगा तो उस नेचुरल नंबर में कितना जीरो आएगा। जैसे देखिए n इक्वल टू दे रखा है 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2 और इंटू 7। तो यहाँ पे एक से बताइए, आप दो ही डिजिट को मल्टीप्लाई करिएगा तो जीरो आएगा, 2 और 5 को हमेशा ध्यान रखिएगा। आप दो ही डिजिट को मल्टीप्लाई करिएगा तो जीरो आएगा। अब आप बोलिएगा कि जीरो को भी तो किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो जीरो को नहीं लेना है आपको, ठीक है। जीरो को छोड़कर हम बोल रहे हैं, जीरो को छोड़कर आप दो ही डिजिट ले सकते हैं, 2 और 5, यही दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जीरो आएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे लिख देते हैं, for number of zeros we should take only 2 and 5। तो यहाँ पे देखिए 2 और 5 को बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पे 2 पे पावर 3 है और 5 पे पावर 2 है। इसको हम डिटेल में कर देते हैं, फिर आपको शॉर्ट मेथड भी बताते हैं। तो यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, 5 पे पावर 2 है, तो 2 को लिखिए 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 5 पे पावर 2 है तो 5 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू 5 करिएगा तो एक जीरो आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना, तो एक जीरो आ गया। फिर यहाँ पे ये 2 इंटू 5 करिएगा तो फिर 10 आ जाएगा, तो एक जीरो और आ गया, तो टोटल कितना जीरो आया, 2 ही जीरो आया ना। तो यहाँ पे हमसे बोला था नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, तो नंबर ऑफ जीरोज 2 होगा। ये हो गया पहला तरीका, ये आपको आ रहा है समझ में। जैसे 2 इंटू 5 करिएगा तो 10 आ गया, तो एक जीरो, फिर 2 इंटू 5 करिएगा तो 10 आ जाएगा, तो फिर एक जीरो, तो 2 जीरो। अब इस 2 को किस 5 से मल्टीप्लाई करेगा, ये तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही जीरो रहेगा इस नंबर पे। इसका दूसरा तरीका क्या था, जैसे देखिए सेकेंड मेथड, 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2 है, तो इसमें आपको जब भी बोले ना कि नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव जीरो कितना होगा, तो आपको 2 और 3, ये 2 और 5 का सिर्फ पावर को देखना है, और जो मिनिमम पावर रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 2 पे पावर 3 है और यहाँ पे 5 पे पावर 2 है, तो यहाँ पे छोटा पावर कौन है, ये 2 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव जीरो 2 हो जाएगा। हमेशा आप 2 और 5 के सिर्फ पावर को देखिएगा, जो पावर छोटा रहेगा वही पावर आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1080 एंड देयर एचसीएफ इज 30 देन फाइंड देयर एलसीएम। दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है, तो हमसे बोला कि एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यही होता है ना। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, एचसीएफ का वैल्यू 30 दे रखा है, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। एलसीएम तो आपको निकालना ही है, तो एलसीएम की जगह एलसीएम, और यहाँ पे दोनों नंबर का प्रोडक्ट देखिए दे रखा है ना 1080, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा 1080। काटिए इसको, 0 से 0 और 3 से ये कट जाएगा, 3 से कटेगा 36 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम इक्वल टू 36। तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कह रहा है कंप्लीट द मिसिंग एंट्रीज इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। नीचे जो फैक्टर ट्री दे रखा है उसमें जो मिसिंग एंट्रीज है उसको कंप्लीट करिए। जैसे यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे 7 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आ जाएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 21। आ रहा बात समझ में। फिर ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा, 21 इंटू 2 करिएगा तो कितना आएगा 42, तो यहाँ पर वाला नंबर हो जाएगा 42। तो इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कह रहा द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 43/2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 3 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी पैलेसेज ऑफ डेसिमल। कह रहा है कि ये जो रेशनल नंबर दे रखा है ये डेसिमल के कितने पैलेसेज के बाद टर्मिनेट होगा, जो हमसे पूछा है। तो जैसे देखिए इसका दो तरीका, एक शॉर्ट मेथड भी है और एक लॉन्ग मेथड भी है। तो सबसे पहले हम आपको लॉन्ग मेथड बताएंगे, फिर शॉर्ट मेथड भी बताएंगे। सबसे पहले हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं, तो आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 है 4 गो, अब 5 है 3 गो, तो 5 भी चाहिए 4 गो, जितना 2 उतना 5, मतलब दोनों का नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 4 और 5 पे पावर 3 है ना, तो एक 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे 43 इंटू 5 करिएगा तो ये आ जाएगा 215, और नीचे में देखिए
नीचे में हो जाएगा 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा 215 अपॉन, इसको आप लिख सकते हैं जैसे दोनों का पावर सेम है, तो जब दोनों का पावर सेम है तो इसको आपने लिखेगा 2 इंटू 5 पे पावर 4। इस तरीके से दोनों में पावर दे दिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 215 अपॉन 2 इंटू 5 10, तो 10 पे पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 215 अपॉन 10 पे पावर 4 का मतलब 1 पे 4 जीरो आएगा। आ रहा बस समझ में। अब डेसिमल बैठाइए, तो यहाँ पे 4 जीरो है तो इधर 4 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो 1 2 3, और चौथा डिजिट तो है ही नहीं, तो चौथा डिजिट के लिए आपको एक जीरो डालना होगा। जैसे इस तरीके से यहाँ पे एक जीरो डाल दीजिए, तो 1 2 3 4, अब यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। तो देखिए डेसिमल के कितने पैलेस के बाद ये टर्मिनेट हो गया, तो डेसिमल के 1 2 3 4, 4 पैलेस के बाद टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आफ्टर 4 पैलेसेज ऑफ डेसिमल। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका पहला तरीका। अब देखिए इसका दूसरा तरीका जो कि बहुत ही आसान है। यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं हियर वी नीड टू सी मैक्सिमम पावर ऑफ 2 एंड 5। यहाँ पे देखिए 2 और 5 का सिर्फ और सिर्फ आपको मैक्सिमम पावर को देखना है। जैसे हम कहना क्या चाह रहे हैं, जो यहाँ पे समझिए 43 अपॉन 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 3, यही है ना। तो जब भी बोले कि डेसिमल के कितने पैलेस के बाद टर्मिनेट होगा, तो आपको सिर्फ 2 और 5 का मैक्सिमम पावर देखना है। तो यहाँ पे 2 पे पावर 4 है और 5 पे पावर 3 है, तो 4 और 3 में मैक्सिमम कौन है, 4 ही मैक्सिमम है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आफ्टर 4 पैलेसेज ऑफ डेसिमल। तो ये चीज अगर आप याद रखते हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा कि 2 और 5 का सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम पावर हमको देखना है। तो 2 और 5 का यहाँ पे पावर 4 है 2 पे, और 5 पे 3 है, तो मैक्सिमम इसमें कौन है, 4 है। तो ये हो जाएगा आफ्टर 4 पैलेसेज ऑफ डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 10, करा है द रेशनल नंबर 441 अपॉन 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 7 इंटू 7 पे पावर 2 अ टर्मिनेटिंग और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। करा कि ये जो रेशनल नंबर है इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे यहाँ पे देखिए नंबर दे रखा है 441 अपॉन 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 7 और इंटू 7 पे पावर 2, इस तरीके से है। तो देखिए आपको पता है कि टर्मिनेटिंग कब होता है, जब इसके प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए, इसके अलावा तो कोई आना चाहिए नहीं। तो यहाँ पे देखिए 7 आया हुआ है। लेकिन आपको एक चीज और बताएं कि अगर ऊपर नीचे कटेगा तो काट भी देना है। जैसे देखिए 441 अपॉन 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 2 को आप 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। और देखिए 7 से ये कटेगा भी, 7 से जब आप इसको काटिएगा तो ये कटेगा 63 बार में, और फिर इस 7 से 63 भी कट जाएगा 9 बार में। तो ये जो फाइनल नंबर आपका आया 9 अपॉन 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 7। अब खुद सोचिए कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो इसी तरीके से आपको सोचना है, ये नहीं कि आप 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर देखे नहीं कि नॉन टर्मिनेटिंग कर दिए, तो फिर गलत हो जाएगा। अगर उस नंबर से ऊपर नीचे कट रहा है तो उसको काट देना है, इस बात को भी ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे कह रहा इफ P एंड Q आर 2 प्राइम नंबर्स देन व्हाट इज देयर HCF। कह रहा है कि P और Q 2 प्राइम नंबर है तो उसका HCF क्या होगा। आप बात को समझिए, 2 प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होगा। जैसे आप निकाल के भी देख सकते हैं, जैसे कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लीजिए, जैसे 5 और 7, इसका आप HCF निकालिए। यहाँ पे देखिए निकाल के दिखाते हैं, 5 और 7 का HCF निकालेगा तो एक बार में लगाइए 5 तो 2 आएगा, फिर 5 को यहाँ पे लाइए तो यहाँ पे लगाइए 2 बार में तो 4, फिर 1 आएगा, फिर 2 को यहाँ पे लाइए तो 2 बार में ये पूरी कट जाएगा। तो देखिए HCF कितना है 1। तो आप कोई भी 2 प्राइम नंबर लीजिएगा ना तो उसका HCF हमेशा 1 आएगा। तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए बी नो डैट HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। हम लोग को पता है कि HCF जो होता है वो 2 प्राइम नंबर का हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे 2 प्राइम नंबर कौन कौन था, एक P है और एक Q है। तो यहाँ पे भी ये दोनों नंबर का भी HCF 1 ही होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए HCF ऑफ P एंड Q। तो यहाँ पे इसका भी HCF हो जाएगा 1। आ रहा बात समझ में।
क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कह रहा इफ P एंड Q आर टू प्राइम नंबर्स देन व्हाट इज देयर एलसीएम। यहाँ पे बोला है कि P और Q दो प्राइम नंबर है तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बताइए। तो देखिए आप कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए ना, जैसे दो प्राइम नंबर ले लेते हैं, एक 2 और एक 3। तो इसका जब एलसीएम आप निकालिएगा तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 2 इंटू 3, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि ये तो किसी से कट्टे उठेगा है नहीं। जैसे आप ले लीजिए 7 और 11, अगर आप इसका भी एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 11। यानी हमको पता चल गया कि दो प्राइम नंबर का जो एलसीएम आता है वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा वी नो डैट एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर, यहाँ पे आएगा वी नो डैट एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर। यानी आप किसी भी दो प्राइम नंबर का एलसीएम निकालेगा तो उसका जो एलसीएम होगा वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखें 2 और 3 का एलसीएम निकाले तो इसका प्रोडक्ट हो गया। 7 और 11 का एलसीएम निकाले तो यहाँ पे 7 इंटू 11 हो गया, डेट मीन्स ये हो जाएगा 77 और ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पे भी दो नंबर था, एक P था और एक Q था, तो यहाँ पे भी दोनों का एलसीएम निकालिए। यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम ऑफ P एंड Q, तो यहाँ पे भी इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स P इंटू Q। तो इसको आप PQ भी लिख सकते हैं, तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कह रहा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा। तो आपको पता है प्राइम नंबर का सिर्फ दो ही फैक्टर होता है ना। जैसे किसी भी प्राइम नंबर का फैक्टर निकालिए, जैसे 3 का फैक्टर निकालिएगा तो ये 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, इसके अलावा और किसी से कटेगा तो दो फैक्टर हो गया। जैसे आप 11 का फैक्टर निकालिए तो ये 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। कोई भी प्राइम नंबर का फैक्टर निकालेगा तो वो 1 से कटेगा और उसी नंबर से कटेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइम नंबर का कितना फैक्टर आ रहा है, दो फैक्टर आ रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे करा राइट द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय Q सो दैट अ रेशनल नंबर P अपॉन Q हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। करा है कि वह कंडीशन बताइए जिसके लिए एक रेशनल नंबर P अपॉन Q का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो बताइए अगर कोई भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आता है तो ये Q का कंडीशन क्या होता है, Q का मतलब डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पे जब डिनोमिनेटर का आप जब प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो उसमें क्या आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए, यही आना चाहिए ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज इन द फॉर्म, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। यानी जब हम Q का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो उसका जो फॉर्म आना चाहिए वो 2 पे पावर m या 5 पे पावर n के फॉर्म में आना चाहिए, इसके अलावा इसमें और कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पे समझिए 5/4 रहेगा तो इसको आप लिख सकते हैं 5 अपॉन, और 4 का फैक्टर निकालेगा तो 2 पे पावर 2 आएगा। तो यहाँ पे देखिए अब तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे सिर्फ 2 आया और यहाँ पे था कि 2 और 5, यही दोनों आना चाहिए, तो 5 तो यहाँ पे आया नहीं, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं 5/2 पे पावर 2 और 5 को 5 पे पावर 0 नहीं लिख सकते हैं। देखिए तो आ गया 2 और 5 के फॉर्म में। जैसे दूसरा नंबर देखिए 13/25 रहेगा, तो इसको आप लिखिएगा 13/25 का प्राइम फैक्टर निकालेगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बोलिएगा कि सिर्फ और सिर्फ 5 आ रहा है जबकि 2 और 5 दोनों आना चाहिए था, तो यहाँ पे इसको आप नहीं लिखिएगा 13/5 का स्क्वायर इंटू 2 पे पावर 0, क्योंकि 2 पे पावर 0 का वैल्यू 1 ही रहेगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं ना। तो देखिए 5 और 2 दोनों आ गए यहाँ पे। जैसे एक नंबर और लीजिए 2/10, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/10 का प्राइम फैक्टर निकालेगा तो 2 इंटू 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 और 5 दोनों है, तो या सिर्फ और सिर्फ 2 आए या 5 है या सिर्फ और सिर्फ 2 5 दोनों आए तब भी ये मतलब टर्मिनेटिंग ही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कहा कि राइट द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय Q सो दैट अ रेशनल नंबर P अपॉन Q हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। करा कि Q का कंडीशन बताइए, Q के लिए कौन सा कंडीशन होगा ताकि रेशनल नंबर P अपॉन Q का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है, जब आप Q का प्राइम फैक्टर निकालिएगा, इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाएगा तभी ना नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे यहाँ पे पहले लिखिए, यहाँ पे हो जाएगा डिनोमिनेटर शुड हैव फैक्टर्स अदर देन
2 एंड 5, मतलब डिनोमिनेटर का जो फैक्टर आएगा वो 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर आ जाएगा तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे रहेगा 5/6, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 5/6 को प्राइम फैक्टर निकालेगा तो 2 × 3 आएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो 5 नहीं है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2 × ये 5/2 × 3 × 5 पे पावर 0, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के अलावा एक दूसरा नंबर 3 आ गया है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे करा राइट वेदर 2√45 + 3√20/2√5 ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स अ रेशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर। करा कि जब आप इसको सोल्व करिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो रेशनल आएगा या फिर इरेशनल आएगा, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करिए, जैसे ये दे रखा है 2√45 + 3√20 और नीचे में दे रखा है 2√5। तो यहाँ पे बताइए जो 2√5 नीचे में लिख रखा है वो दोनों के नीचे है ना, तो इसको सेपरेट कर लीजिए। ये हो जाएगा 2√45/2√5 प्लस इधर हो जाएगा 3√20/2√5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे √45 है और √5 है तो इसको पूरा पे रूट आप दे सकते हैं इस तरीके से। ये हो जाएगा 45/5, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लस इधर भी वही काम करिए 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा √20/5। इस तरीके से आप लिख सकते हैं ना। अब देखिए 5 से ये कट जाएगा 9 बार में और यहाँ 5 से कटेगा 4 बार में, तो यहाँ पे 9 का रूट कितना हो जाएगा, 9 का रूट 3 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 3/2 इंटू और यहाँ पे 4 है रूट में, तो 4 का रूट कितना, 4 का रूट 2 आएगा। आ रहा बात समझ में। अब देखिए 2 से 2 कट गया तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और जो कि एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ से हमसे पूछा था कि रेशनल आएगा कि इरेशनल आएगा, तो रेशनल आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे कह रहा व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ अ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ बताइए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर आपको पता है ना, वो ऐसा नंबर जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो ये 2 होता है। इसी को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको एचसीएफ निकालना है दोनों का, तो एचसीएफ ऑफ 2 और 4 तो कितना हो जाएगा, एचसीएफ 2 आएगा। अगर पहला नंबर दूसरा को डिवाइड कर दे तो पहला नंबर एचसीएफ और दूसरा नंबर एलसीएम, इसी को ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार सुनिए, अगर पहला नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर देगा तो पहला नंबर हो जाएगा एचसीएफ और दूसरा नंबर हो जाता है एलसीएम। तो यहाँ पे 2 और 4 का एचसीएफ आ जाएगा 2, और अगर एलसीएम निकालना रहता तो एलसीएम आ जाता 4। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे कह रहा है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। मतलब 2 नंबर का जो एचसीएफ आएगा वो हमेशा एलसीएम का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो यहाँ देखिए जैसे आप कोई भी 2 नंबर ले लीजिए ना, जैसे हम 2 नंबर ले लेते हैं 2 और 4, यहाँ पे इसका एचसीएफ निकालिए तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और एलसीएम बताइए, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा। जैसे अभी आपको सिखा रहे थे ना कि अगर पहला नंबर दूसरा नंबर को डिवाइड कर देगा तो पहला नंबर हो जाएगा एचसीएफ और दूसरा नंबर हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे बोला कि 2 नंबर का जो एचसीएफ होगा वो एलसीएम का हमेशा फैक्टर होता है। यानी एलसीएम का फैक्टर होने का मतलब क्या है कि एचसीएफ है जो एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। और यहाँ पे देखिए 2 से 4 में डिवाइड करिए तो ये पूरी डिवाइड भी कर दे रहा है। हमेशा एचसीएफ है जो एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड कर ही देगा। जैसे आप किसी भी नंबर पे चेक कर सकते हैं। जैसे हम 2 नंबर ले लेते हैं 3 और 6, तो यहाँ पे इसका एचसीएफ निकालिए तो एचसीएफ आ जाएगा 3 और एलसीएम आ जाएगा 6। तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ है जो एलसीएम को क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। यानी एचसीएफ है जो हमेशा एलसीएम का फैक्टर होगा। तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा बी नो डैट एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम कंप्लीटली। एचसीएफ है जो एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। सो एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, तो एचसीएफ हमेशा एलसीएम का फैक्टर होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे कह रहा फाइंड आफ्टर हाउ मेनी पैलेसेस ऑफ डेसिमल द डेसिमल फॉर्म ऑफ द नंबर 27/2p3 इंटू 5p4 इंटू 3p2 विल टर्मिनेट। कह रहा है कि ये जो नंबर दे रखा वो डेसिमल के कितने पैलेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 में भी हम आपको बताए थे, इस तरीके का नंबर था जिसको 2 तरीका से बताए थे, एक लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट मेथड। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे शॉर्ट मेथड।
यहाँ पे नंबर दे रखा है 27/2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 2। तो यहाँ पे हम आपको बताए थे कि 2 और 5 का सिर्फ पावर को आपको देखना है, वो भी मैक्सिमम पावर। जैसे यहाँ पे हम लिखते रहे, यहाँ पे हो जाएगा हियर बी शुड चेक हियर बी शुड चेक मैक्सिमम पावर ऑफ 2 एंड 5। हमको 2 और 5 का सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम पावर को देखना है। तो यहाँ देखिए ये नंबर था 27/2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 2। यहाँ पे 2 और 5 का पावर, तो 2 पे पावर 3 है और 5 पे पावर 4 है। सिर्फ 2 और 5 का पावर, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर का पावर अब मत देखिएगा। तो यहाँ पे 2 पे पावर 3 है और 5 पे पावर 4 है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कौन है, 3 की 4, 4 ना मैक्सिमम है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आफ्टर 4 पैलेसेज ऑफ डेसिमल। आ रहा बात समझ में? तो इसी तरीके से इसको आप बना लीजिएगा। हमेशा 2 और 5 का मैक्सिमम पावर देखिएगा, जो मैक्सिमम पावर रहेगा उतने पैलेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम पावर 4 था, तो ये हो गया आफ्टर 4 पैलेसेज ऑफ डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे करा एक्सप्रेस 429 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। 429 को प्राइम फैक्टर के रूप में, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करिए। तो जैसे देखिए पहले इसका तो प्राइम फैक्टर निकालिए, तो 429 यहाँ पे लगाइए 3 से, तो 3 से लगाइएगा तो 1/4 3 बार में कटेगा। अब देखिए 1/4 3 भी तो एक प्राइम नंबर ही है, तो अब तो लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा 429 इक्वल टू 3 इंटू 1/4 3। तो इसी तरीके से आपको एक्सप्रेस कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे करा 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटेन एज a इक्वल टू एक्स क्यू बाई स्क्वायर एंड b इक्वल टू एक्स बाई क्यू वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स, देन फाइंड एलसीएम ऑफ a एंड b। देखिए 2 पॉजिटिव इंटीजर है, एक a है और एक b है। यहाँ पे दोनों को इस तरीके से एक्सप्रेस किया है, जैसे a इक्वल टू लिखा है एक्स क्यू बाई स्क्वायर और b इक्वल टू लिखा है एक्स बाई क्यू, इस तरीके से। तो बोला कि a और यहाँ पे बता दिया है कि x और y है जो प्राइम नंबर है। जैसे आप 2 नंबर का जब इस तरीके से प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो ये प्राइम नंबर नहीं यहाँ पे रहता है, तो इसी कारण बोल दिया कि x और y प्राइम नंबर है। तो हमसे बोला कि दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ a एंड b। तो देखिए आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जब भी एलसीएम निकालना हो तो सारे प्राइम नंबर को आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे प्राइम नंबर कौन कौन आया है, x आया है, y आया है, इसके अलावा तो कोई दूसरा आया नहीं है। तो आप पहले इसको लिख लीजिए x इंटू वाई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे L4 होता है लोएस्ट, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो L4 लोएस्ट, लेकिन आपको पावर लेना है मैक्सिमम, डेट मीन्स हाईएस्ट। तो यहाँ पे देखिए x का हाईएस्ट पावर कितना, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। उसके बाद y का पावर देखिए, तो y पे पावर 2 और यहाँ पे 3, तो हाईएस्ट पावर 3 होगा ना, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3। तो इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स क्यू बाई क्यू। आ रहा बात समझ में कैसे निकला, एक बार फिर से देख लीजिए। जब भी एलसीएम निकालना हो तो आपको सारे प्राइम नंबर को नोट कर लेना है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर एक्स और वाई आ रहा है, भले वो दोनों में आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 ही प्राइम नंबर था, एक्स और वाई, तो इसको हम लिख लिए। उसके बाद एलसीएम में एल का मतलब होता है लोएस्ट, लेकिन आपको पावर लेना है हाईएस्ट। तो यहाँ देखिए एक्स पे पावर 1 है और यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट पावर कौन है, 3 है, तो यहाँ पे आ गया 3। यहाँ पे y पे पावर 2 है, y पे पावर 3 है, तो ये 2 और 3 में हाईएस्ट पावर कौन है, 3 है, तो यहाँ पे भी आ गया 3। तो ये हो गया एक्स क्यू इंटू बाई क्यू। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे कह रहा इफ एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 इक्वल टू 6 फाइंड एलसीएम ऑफ 336 एंड 54। यहाँ पे देखिए 2 नंबर का एचसीएफ दे रखा है, तो हमसे बोला कि वो दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पे एक को मान लेते हैं फर्स्ट नंबर, जैसे एक को मान लीजिए फर्स्ट नंबर और दूसरा को मान लीजिए सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर हो जाएगा 54 और एचसीएफ दे रखा है 6, तो यहाँ पे हो गया एचसीएफ इक्वल टू 6 और एलसीएम तो आपको निकालना है, तो एलसीएम इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब देखिए आपको पता है फार्मूला कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, यही होता है ना। अब इसमें आपको वैल्यू को रख देना है। तो देखिए एचसीएफ है 6, तो यहाँ पे हो गया 6, एलसीएम आपको निकालना है, तो यहाँ पे एलसीएम रहेगा। फर्स्ट नंबर कितना है, यहाँ पे देखिए 336 और सेकेंड नंबर है 54, तो यहाँ पे 54 रखिए। आ रहा बात समझ में। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 6 से ये कटेगा 9 बार में, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए,
तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेगा तो 3024 आएगा, तो एलसीएम यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे करा व्हाट इज एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, तो देखिए आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिथम लिखा है। तो एल्गोरिथम क्या होता है ना कि एक मेथड होता है जिसके द्वारा किसी भी प्रॉब्लम को आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। जैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता था कि दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ निकाला जाता था। तो यहाँ पे जो एल्गोरिथम होता है वो एक मेथड होता है जिसके द्वारा किसी प्रॉब्लम को हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए एल्गोरिथम इज अ वेल डिफाइंड स्टेप्स। एल्गोरिथम क्या होता है, तो ये एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है which is used to solve any problems, जिसका यूज किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए किया जाता है। तो आप हमेशा ये रखिएगा कि एल्गोरिथम क्या होता है, तो ये एक वेल डिफाइंड स्टेप होता है। वेल डिफाइंड स्टेप का मतलब हुआ कि जैसे किसी प्रॉब्लम को आप सोल्व करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, तो जो स्टेप बाय स्टेप आप सोल्व करते हैं तो वही मेथड को बोला जाता है एल्गोरिथम। मतलब उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का जो तरीका है उस तरीका को बोला जाता है एल्गोरिथम। तो वही यहाँ पे लिखे हैं एल्गोरिथम इज अ वेल डिफाइंड स्टेप्स which is used to solve any problem, जिसका यूज किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे करा व्हाट इज लेमा। लेमा क्या होता है, तो देखिए ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लेमा जो होता है एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका यूज अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे नोट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा क्या होता है, तो लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है विच इज यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, जिसका यूज दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए किया जाता है। तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे करा व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो आपको पता है कंपोजिट नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जिसका दो से अधिक फैक्टर हो वही तो कंपोजिट नंबर होता है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यानी कोई भी नंबर जिसका दो से अधिक फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर, तो उस नंबर को बोला जाएगा कंपोजिट नंबर। जैसे आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है वो 4 होता है, क्योंकि 4 का जब आप फैक्टर निकालेगा तो देखिए क्या क्या आएगा, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। तो देखिए इसका 3 फैक्टर आ गया, तो 2 से अधिक आया ना। तो किसी भी नंबर का यदि 2 से अधिक फैक्टर है तो वो हो जाएगा कंपोजिट। इसके बाद अगला कंपोजिट नंबर 6 होगा, इसके बाद 9 होगा, 8 भी होगा, 8 होगा, 9 होगा, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे हो रहा है कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। जो पाई होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। जो पाई होता है वो एक इरेशनल नंबर ही होता है। यहाँ पे कुछ चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जैसे पाई होता है वो इरेशनल नंबर होता है, बट 22/7 जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। आ रहा बात समझ में, पाई अगर पाई का सिंबल लिख देगा तो वो इरेशनल नंबर होगा, लेकिन इसका अगर वैल्यू लिख देगा तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। और अगर इसका वैल्यू 3.14 लिख देगा, बोलेगा कि 3.14 क्या है, तो ये भी रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे देखिए ट्विस्ट क्या होगा, 3.14 तो लिखेगा लेकिन यहाँ पे डॉट 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 लगा देगा, तो फिर ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। क्योंकि जब पाई का आप वैल्यू निकालिएगा ना 22/7 को जब डेसिमल फॉर्म में करिएगा तो 3.14, और यहाँ पे जो अगला नंबर आएगा वो रिपीट नहीं करता, हमेशा डिफरेंट डिफरेंट आता रहेगा। तो अगर डॉट 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 लगा दे तो वो हो जाएगा इरेशनल, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में चला जाएगा तो वो इरेशनल नहीं रहेगा ना। तो यहाँ पे आपको ये चारों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे करा इफ द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज प्राइम नंबर। करा कि 2 प्राइम नंबर का जो सम होगा वो हमेशा प्राइम नंबर ही आएगा। और यहाँ पे देखिए 2 प्राइम नंबर जो आपको लेना है वो कोई भी ले सकते हैं, सेम भी डिफरेंट भी, क्योंकि ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। ये सिर्फ हमसे पूछा है कि 2 प्राइम नंबर का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। तो देखिए यहाँ पे निकाल कर देख लीजिए, जैसे 2 प्राइम नंबर ले लीजिए 2 + 2, तो इसका सम कितना आएगा, 4 आएगा। अब क्या 4 प्राइम नंबर है, बिल्कुल भी नहीं, तो ये हो जाएगा नॉट प्राइम। और दूसरा भी एग्जांपल लीजिए, जैसे हम 2 प्राइम नंबर 2 और 3 ले लेते हैं, इसको ऐड करिएगा तो ये 5 आ जाएगा, जो कि एक प्राइम नंबर है। अगर आप 3 + 5 ले लेते हैं, ये भी 2 प्राइम नंबर है, इसको सम करिएगा तो ये 8 आ जाएगा। और बताइए 8 प्राइम नंबर होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हम 2 प्राइम नंबर को ऐड कर रहे हैं तो कभी प्राइम आ भी रहा है, कभी प्राइम नहीं भी आ रहा, यानी प्राइम भी हो सकता है और नॉट प्राइम दोनों हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बोला कि ऑलवेज प्राइम होगा, तो ऑलवेज प्राइम कैसे होगा, यहाँ पे तो आप देख रहे हैं दोनों हो रहा है,
प्राइम भी हो रहा और नॉट प्राइम भी हो रहा, तो ऑलवेज प्राइम नहीं होगा, कभी प्राइम हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 6। कह रहा है कि कोई भी 3 लगातार नेचुरल नंबर आप ले लीजिएगा तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। तो जैसे देखिए आपको तो पता है ना कि नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 इस तरीके से ये बढ़ते जाता है। तो यहाँ से हमसे बोला कि कोई भी 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 1 2 3, ये 3 लगातार नेचुरल नंबर है। अब इसका प्रोडक्ट करिए तो 1 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा और इसको 6 से डिवाइड करिए तो क्या ये 6 से पूरा पूरी कट जाएगा, तो बिल्कुल कटेगा। ये देखिए 3 दूनी 6 और 6 से 6 कटेगा, कितना बार में, तो 1 बार में। आ रहा बात समझ में। जैसे आप दूसरा नंबर लीजिए, जैसे 2 3 और 4 ले लेते हैं, ये भी 3 लगातार नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट करिए तो 2 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा और इसको भी 6 से डिवाइड करिए तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 से 6 कटेगा, तो कितना बार में कटा, तो जो बचेगा ना उतना बार में ही कटेगा, तो 4 बच गया तो 4 बार में कट गया। आ रहा बस समझ में। जैसे आप कोई भी ले लीजिए 10 11 12, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट करिए तो 10 इंटू 11 इंटू 12 और इसको 6 से डिवाइड करिए तो यहाँ पे देखिए ये 2 बार में कटेगा 12, यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह आ जाएगा 220, यानी ये जो नंबर होगा वो कितना बार में कटेगा 6 से, तो 220 बार में कटेगा, तो पूरा पूरी तो कट ही जा रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे बोला कि एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m वेयर m इज एन इंटीजर। कह रहा है कि एवरी इवन इंटीजर जो होगा वो 2m के फॉर्म में होगा, जहाँ m है जो कोई भी इंटीजर हो सकता है। कोई भी इंटीजर का मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है m का वैल्यू। तो जैसे देखिए इसको चेक कर लीजिए, यहाँ पे बोला कि जो इवन इंटीजर होता है वो 2m के फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे m का आप कुछ भी वैल्यू रख लीजिए। जैसे m का वैल्यू हम रख लेते हैं 2, यहाँ पे लिखिए पुट m इक्वल टू 2 और एक बार m इक्वल टू -2 ले लीजिए। आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे बोला ना कि m एक इंटीजर है, ये थोड़े बोला कि पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर, तो आप कोई भी इंटीजर ले सकते हैं m इक्वल टू, तो यहाँ पे पुट करिए 2m के जगह पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, तो यह आ जाएगा 4 और इस तरफ हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे -2 रखिएगा तो 2 इंटू -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -4। अब बताइए 4 क्या इवन नंबर नहीं है, -4 भी इवन नंबर है, निगेटिव इवन नंबर है लेकिन इवन तो है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए हेयर 4 एंड -4 बोथ आर इवन। तो यहाँ पे आप m का वैल्यू कुछ भी पुट करिएगा ना, m का वैल्यू कोई भी इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव तो वो एक इवन नंबर ही आएगा, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो इस तरीके से आपको वेरीफाई कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे बोला एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m-1 वेयर m इज एन इंटीजर। यहाँ पे बोल रहा है कि जो ऑड इंटीजर होता है वो 2m-1 के फॉर्म में होता है, जहाँ m क्या है तो m एक इंटीजर है। जैसे देखिए यहाँ पे बोला कि जो एवरी ऑड इंटीजर होगा वो 2m-1 के फॉर्म में होगा, तो आप m का कोई भी वैल्यू रखिए ना। यहाँ पे बोला था कि m क्या है तो m एक इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव जो मन में आए जो रख दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए पुट m इक्वल टू 1 और एक बार ले लेते हैं पुट m इक्वल टू -2, ये वैल्यू पुट करिए इस पर और देखिए कि ऑड इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 1 पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 -1, तो ये 2 -1, तो 2 -1 कितना 1 आएगा, और 1 क्या है एक ऑड इंटीजर है ना। अब यहाँ पे -2 पुट करिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2 और -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 और -1, तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये -5 आ जाएगा। अब देखिए -5 भी क्या है ऑड इंटीजर है और 1 भी क्या है ऑड इंटीजर है, तो यहाँ पे m का हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो एक ऑड इंटीजर ही आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि एवरी ऑड इंटीजर जो होगा वो 2m-1 के फॉर्म में होगा, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू होगा। तो इसी तरीके से आप वैल्यू को पुट करके चेक कर लीजिएगा कि ऑड आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। 2 इरेशनल नंबर का जब आप प्रोडक्ट करिएगा डेट मीन्स मल्टीप्लाई करिएगा तो वो एक इरेशनल नंबर आएगा। जैसे यहाँ पे करके देखिए, जैसे एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं 2 और एक ले लेते हैं √3, √2 और √3, इसका प्रोडक्ट करिएगा तो कितना आएगा, यह आ जाएगा √6 जो कि एक इरेशनल नंबर है। अच्छा और भी लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं √5 इंटू √3,
इसका प्रोडक्ट करिएगा तो ये भी हो जाएगा √15 जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ तो हम देखेंगे दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट किए तो एक इरेशनल नंबर आया। लेकिन यहाँ पे अभी हम और एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे ये नहीं ना बोला था कि दोनों इरेशनल नंबर सेम लेना है या डिफरेंट लेना है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम एक √2 ले लेते हैं और दूसरा भी √2 ही ले लेते हैं। अब यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट करिए, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, जो कि एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे √3 ले लीजिए और दूसरा भी √3 ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ दो इरेशनल नंबर का बात किया, ये नहीं बोला कि दोनों नंबर सेम लेना है या फिर डिफरेंट लेना है। तो यहाँ पे हम सेम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट करेगा तो 3 आएगा जो कि एक रेशनल है। तो यहाँ पे आप देखें कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि ऑलवेज इरेशनल होगा, तो ऑलवेज इरेशनल नहीं होगा, कभी रेशनल भी होगा कभी इरेशनल भी होगा। तो यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप एग्जाम्पल लेके इसको चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे कह रहा द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर का सम जो होगा वो हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे करके देखिए, जैसे हम दो इरेशनल नंबर एक √2 ले लेते हैं और एक √3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों को सम करिए तो हो जाएगा √2 + √3। इसके बाद तो आप कुछ करिएगा नहीं। तो ये क्या है, ये जो नंबर आया वो एक इरेशनल नंबर आया। जैसे और एग्जांपल लीजिए, जैसे √5 ले लेते हैं और √7 ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी दोनों को सम करिएगा तो ये हो जाएगा √5 + √7। अब इसके बाद तो कुछ होगा नहीं, जो कि क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब देखिए इसके बाद यहाँ तो हम दो डिफरेंट ले रहे थे, अब सेम ले लेंगे। जैसे एक √2 ले लीजिए और एक -√2 ले लीजिए, इस तरीके से। अब यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो यहाँ पे हो जाएगा √2 + -√2, इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा √2 और यहाँ से ब्रैकेट हटाइए तो प्लस माइनस -√2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। और 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है ना। जैसे आप एक √3 ले लीजिए और एक -√3 ले लीजिए, इसी का निगेटिव, और यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो √3 + -√3, तो ये हो जाएगा √3 और ब्रैकेट हटाइए तो प्लस माइनस √3। यहाँ पे दोनों को घटाइएगा तो 0 आ जाएगा। और 0 क्या है, रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे तो आ गया रेशनल। और हमसे बोला था कि दो इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल आएगा। तो हमेशा इरेशनल कहाँ आ रहा है, यहाँ पे कभी इरेशनल भी आ रहा है तो कभी रेशनल भी आ रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं ना बोला था कि जो दो इरेशनल नंबर लेना है वो सेम लेना है या डिफरेंट, अब कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे दो इरेशनल नंबर का सम इरेशनल भी आएगा और रेशनल भी आएगा, जबकि क्वेश्चन में बोला कि ऑलवेज इरेशनल आएगा। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ऑलवेज इरेशनल नहीं आएगा, कभी कभार इरेशनल भी आ सकता है और कभी रेशनल भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n 2n × 5n इंड्स इन 5। कह रहा है कि n के किस वैल्यू के लिए ये जो नंबर दे रखा है 2n × 5n 5 से इंड होगा। मतलब n का यहाँ पे कौन सा वैल्यू पुट करिएगा ताकि इसको कैलकुलेट करने पे जो नंबर आए वो 5 से इंड हो जाए। तो देखिए आपको एक चीज समझना होगा कि कोई भी नंबर यदि 5 से इंड होगा तो उसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ 5 ही आएगा। जैसे देखिए 5 से इंड होने वाला नंबर क्या है, जैसे 25, इसका प्राइम फैक्टर निकालिए तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर, यही आएगा ना। अगर आप 125 लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 5⁻3। अगर आप 5 लिखिएगा तो ये हो जाएगा 5⁻1। यानी आप देख रहे हैं कि कोई भी नंबर यदि 5 से इंड हो रहा है तो इसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा। इतना बात तो आपको आ गया समझ में, ये तो आ रहा है समझ में कि अगर कोई भी नंबर 5 से इंड होगा तो इसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ 5 होगा। और यहाँ पे जो नंबर दे रखा वो दे रखा 2n × 5n। तो 2n × 5n का मतलब क्या हो कि ये जो नंबर है इसमें 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। जैसे अगर n का वैल्यू आप 1 पुट कर दिए तो 2n × 5n होगा, इसका मतलब 2 एक बार आया और 5 एक बार आया, लेकिन आया तो दोनों। जैसे n का वैल्यू आप 2 पुट कर दीजिएगा 2 × 5/2, तो यहाँ पे 2 आया 2 बार और 5 आया 2 बार, लेकिन आया तो दोनों ना, 2 आया 2 बार 5 आया 2 बार। अगर आप n की जगह 3 पुट करिएगा तो 2⁻3 × 5⁻3, तो यहाँ पे भी दोनों आ रहा है, 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, 2 आ गया 3 बार और 5 आ गया 3 बार। लेकिन यहाँ पे बोला था कि इंड्स इन 5 से इंड होना चाहिए, और हमको पता है कि कोई भी नंबर 5 से इंड होगा तो उसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा, ओनली 5। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर है इसमें 2 और 5 दोनों आ रहा है। तो जब 2 और 5 दोनों आ रहा है तो फिर ये 5 से कैसे इंड होगा, ये तो 0 से इंड हो जाएगा। अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आ रहा है तो वो नंबर 0 से इंड हो जाएगा ना। जैसे देखिए
10 है तो इसके प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 5 आएगा ही आएगा। जैसे 20 है तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 5, देखिए यहाँ भी प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है। कोई भी नंबर अगर जीरो से एंड होगा तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आएगा ही आएगा। जैसे 30 का निकालेगा तो 2 इंटू 3 इंटू 5, तो यहाँ पे भी देखिए 2 और 5 आ गया। भले इसके अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाए लेकिन इसमें 2 और 5 रहेगा ही रहेगा अगर जीरो से एंड होगा तो यहाँ पे भी देखें कि ये जो नंबर दे रखा है उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर जीरो से एंड होगा। 5 से एंड कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ एन का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये जो नंबर दे रखा है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n जो कि 5 से एंड होगा। आ रहा बात समझ में, ये तो आप क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे n का कोई भी वैल्यू ऐसा पॉसिबल नहीं है जिसके लिए ये नंबर 5 से एंड हो। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे करा इफ a एंड b आर रिलेटिवली प्राइम नंबर देन व्हाट इज देयर HCF। ए और बी क्या है, तो ए और बी रिलेटिवली प्राइम नंबर है। पहले आप समझिए कि रिलेटिवली प्राइम नंबर होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए रिलेटिवली प्राइम नंबर होता है दो को प्राइम नंबर, यानी दो को प्राइम नंबर को ही बोला जाता है रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हो जाएगा रिलेटिवली प्राइम नंबर इक्वल टू हो जाएगा 2 को प्राइम नंबर। हमेशा ध्यान रखिएगा इसको, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स का मतलब होता है 2 को प्राइम नंबर, यानी किसी भी दो को प्राइम नंबर को आप रिलेटिवली प्राइम नंबर बोल सकते हैं। और आपको बताए थे को प्राइम नंबर लिखने का तरीका, जैसे कोई भी दो लगातार नंबर ले लीजिए 2 3 या फिर 3 4 या फिर 4 5, मतलब कोई भी दो लगातार ले लीजिए 10 11, ये सब क्या है को प्राइम नंबर है। या फिर दूसरा तरीका क्या था कि आप कोई दो प्राइम नंबर ले लीजिए, जैसे 2 और 5 ले लीजिए या फिर 7 11 ले लीजिए, इस तरीके से बहुत सारा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जितना भी देख रहे हैं ये सब क्या है रिलेटिवली प्राइम नंबर है, यानी दो को प्राइम नंबर को आप बोलिएगा रिलेटिवली प्राइम नंबर। आ रहा है बात समझ में। तो रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होता है वो तो आपको पता चल गया। अब यहाँ से बोला था कि रिलेटिवली प्राइम नंबर का HCF क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे इसका HCF निकालेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। आपको पता है ना कि दो को प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पे इसका जब HCF निकालेगा तो ये 1 आ जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे बोला कि इफ A एंड B आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स देन व्हाट इज देयर LCM। यहाँ पे भी क्या है, तो A और B रिलेटिवली प्राइम नंबर है। अभी आपको बताएं कि रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होता है, तो रिलेटिवली प्राइम नंबर 2 को प्राइम नंबर होता है, यानी दो को प्राइम नंबर को आप बोलिएगा रिलेटिवली प्राइम नंबर। जैसे अगर लिखने का तरीका है तो कोई भी दो लगातार नंबर लिख लीजिए 2 3 3 4 या फिर 9 10, मतलब कोई भी दो लगातार नंबर ले लीजिए, ये को प्राइम नंबर हो जाएगा। या फिर कोई भी दो प्राइम नंबर ले लीजिए जैसे 2 5 या फिर 3 7, इस तरीके से बहुत सारा होगा। अब बताइए ये जो नंबर लिखे हैं इसका LCM निकालिएगा तो कैसे निकलेगा। जैसे फर्स्ट वाला को ही देख लीजिए 2 और 3 का LCM निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। अगर 3 और 4 का LCM निकालिएगा तो क्या होगा 3 इंटू 4 होगा। यानी किसी भी दो को प्राइम नंबर का जब LCM आप निकालते हैं तो LCM उस नंबर का प्रोडक्ट हो जाता है। इतना तो बात आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे भी दो, ये जो रिलेटिवली प्राइम नंबर था वो था A और B, तो यहाँ से हमसे बोला था कि LCM क्या होगा दोनों का। तो यहाँ पे A और B भी तो को प्राइम में नंबर होगा ना, काहे कि ये भी रिलेटिवली प्राइम नंबर है। रिलेटिवली प्राइम नंबर को प्राइम नंबर ही होता है। तो यहाँ पे भी जब इसका LCM निकालेगा तो इसका भी प्रोडक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स A इंटू B। तो यहाँ पे दोनों नंबर का LCM हो जाएगा AB। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे करा 2 नंबर्स हैव 12 एज देयर HCF एंड 350 एज देयर LCM। दो नंबर का HCF 12 और LCM 350 हो सकता है। यहाँ पे देखिए हमसे पूछा कि दो नंबर का HCF 12 और LCM 350 क्या पॉसिबल है या नहीं है। तो देखिए हम कैसे पता करेंगे, तो आपको हमेशा से याद रखना है कि HCF है जो LCM को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। अगर HCF LCM को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा तो वो दो नंबर पॉसिबल है, और अदरवाइज वो दो नंबर पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ HCF से डिवाइड करिए LCM में, 12 से डिवाइड करिए 350 में, तो यहाँ पर लगाइए 2 बार में 24, तो यहाँ पे 11 आएगा, फिर 0 को लाइए, फिर 9 बार में लगाइए तो 108, तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच गया। अब देखिए यहाँ 12 350 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर पाया, तो यहाँ पे दो नंबर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नो, यानी ये स्टेटमेंट
फॉल्स है। यहाँ पे 2 नंबर पॉसिबल नहीं है जिसका HCF 12 हो और LCM 350 हो सकता है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि क्या 2 नंबर पॉसिबल है जिसका HCF इतना और LCM इतना हो सकता है, तो आप सीधे HCF से LCM में डिवाइड कर दीजिए। अगर HCF LCM को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया तो वो नंबर पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है।